गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दो मिनट में हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर ताकि और बच्चे जो हैं वो ज्वाइन कर लें। ओके बेटा, तो लास्ट लेक्चर में हमने ओहम्स लॉ जो था वो डिस्कस किया था। ओहम्स लॉ ही हम आज रिवाइज करेंगे, ठीक है। और उसकी जो है सिमुलेशन देखेंगे आज हम सिमुलेटर पे। उसकी रीडिंग जो है वो हमने नोट करनी है, ठीक है। तो साथ साथ में आपका स्क्रीन शॉट लेते जाना उसकी रीडिंग्स की, ठीक है। दोबारा से स्टार्ट करेंगे आज ओहम्स लॉ, थ्योरीज एंड प्रोसीजर, और उसके बाद फिर सिमुलेटर, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो क्लास, 11:15 बजे स्टार्ट हो जाती है। आप धीरे धीरे आते हो, ठीक है। जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, सबसे बीच में मैसेज डाला हुआ है। ओके, तो स्क्रीन शेयर हो रही है सभी के साथ? यस और नो? बोलो बेटा, स्क्रीन दिख रही है, शेयर हो रही है? यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने ओहम्स लॉ जो है वो डिस्कस किया था। अभी भी हम उसकी जो है सिमुलेटर पे करके देखेंगे कि इसको जो है परफॉर्म कैसे करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कोई बताएगा दैट व्हाट इज ओहम्स लॉ? ओहम्स लॉ क्या होता है? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। पढ़ा हुआ आप लोगों ने, थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है। एनीवन? याद है कुछ की नहीं? बोलो बेटा, यस और नो तो किया करो। नहीं पता है तो फिर मैं आपको करवाऊँ, पता है तो फिर बोलो फटाफट। Ma'am, Ohm's law relation between the voltage, current, and resistance of electric circuit. हाँ बिल्कुल ठीक है। ओहम्स लॉ ने क्या किया था, हमें रिलेशन बताया था बिटवीन वोल्टेज करंट, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। दैट वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिलेशन है, दोनों जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं। और उसके बाद जब उसने उन्होंने रिलेशन जो है इसका डिफाइन कर दिया था दोनों का, कि कैसे डिपेंडेंस होती है वोल्टेज की करंट के साथ, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म भी उन्होंने डिराइव की थी जिसको हमने बोला था रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी बोल सकते हो दैट ओहम्स लॉ जो है वो रिलेशन बताता है बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ओहम्स था एक साइंटिस्ट, उसने इसको सबसे फर्स्ट जो है ऑब्जर्व किया था। उसने क्या देखा था कि उसने कोई भी एक सर्किट लिया, ठीक है। और सर्किट में उसने एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। और रेजिस्टेंस के साथ उसने एक एमीटर अटैच किया। एमीटर पता है आपको, जो कि करंट की वैल्यू बताता है, ठीक है। एक उसको उन्होंने वोल्टेज अटैच, वोल्टमीटर अटैच किया उसके साथ, ठीक है। एंड एक रियोस्टेट अटैच, और उसके बाद एक स्विच, ठीक है। तो एमीटर आपको पता क्या होता है, जो करंट की वैल्यू बताता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, एंड
जो वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज की वैल्यू बताता है आपको कि कितना वोल्टेज है इस सर्किट के अंदर, एंड जो रियोस्टैट है वो किसके लिए यूज होता है, टू वेरी द रेजिस्टेंस, उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए। आप उसको अपनी मर्जी से इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और स्विच लगाया था ऑन ऑफ करने के लिए। तो उसने देखा कि सबसे फर्स्ट स्विच ऑन किया, तो जैसे स्विच ऑन किया तो आपको वहाँ पे वोल्ट मीटर भी कुछ रीडिंग दिखा रहा था, और जो एमीटर है वो भी कुछ रीडिंग आपको दिखाएगा, वहाँ करंट की वैल्यू दिखाएगा। फिर उसने क्या किया, उसने रियोस्टैट से रेजिस्टेंस को चेंज करना शुरू किया, ठीक है। उसने क्या किया, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, ठीक है। इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। हम सोच करते हैं कि उसने पहले जो रेजिस्टेंस था वो सबसे मिनिमम था, उसने उन्होंने फिर देन क्या किया, रेजिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज किया। अब अगर रेजिस्टेंस को अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमें पता है करंट और रेजिस्टेंस जो है ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज किया वैसे ही एमीटर के अंदर करंट की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज होगी, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली वोल्टेज की वैल्यू भी थोड़ी सी डिक्रीज होगी, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते जा रहे थे वैसे वैसे उन्होंने देखा दैट करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली साथ में क्या हो रहा है, वोल्टेज की वैल्यू भी जो है, वोल्टेज भी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से उन्होंने क्या देखा दैट वोल्टेज एंड करंट जो है वो रेजिस्टेंस के चेंज होने से दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज जो है वो भी डिक्रीज हो रही है एंड करंट भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से उसने फाइंड किया दैट वोल्टेज और करंट का आपस में डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है। तो ओम्स लॉ को फिर उसने डिफाइन किया दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई सर्किट है, ठीक है, एंड उस सर्किट में से करंट जो है वो फ्लो हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, तो क्या होता है, उस सर्किट की जो करंट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, वोल्टेज, ठीक है। ओम्स लॉ को अगर हमें डिफाइन करना है तो वो कैसे डिफाइन करना होता है, इट इज डिफाइंड एज द ओम्स लॉ कैन बी डिफाइंड एज द that current flowing through a circuit is directly proportional to the voltage, ठीक है। जो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर वोल्टेज इंक्रीज होगी तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर वोल्टेज डिक्रीज होगी तो करंट भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास ओम्स लॉ। अगर हमने इसको मैथमेटिकली लिखना है, ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V stands for voltage and I stands for current, ठीक है। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, मतलब I is directly proportional to voltage, ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्योंकि बेसिकली होता ऐसे ही है, बिकॉज वोल्टेज ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, करंट के लिए। वोल्टेज होगी तभी करंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट I is directly proportional to V, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है दैट अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना चाहते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाएंगे हम तो क्या होगा, वहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा और साथ में इस इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन आ जाता है। कहीं पे भी अगर आप कोई फॉर्मूला लिखते हो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो उसमें अगर आपके पास एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा तो इसको हमें हमेशा हटाना होता है। तो जब भी आप इसको हटाते हो इसकी जगह पे एक कांस्टेंट आता है और साथ में इज इक्वल टू का साइन आता है, ठीक है। तो अगर आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू एंड साथ में कुछ कांस्टेंट आएगा, एंड वो कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, आर। तो आर क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास बेसिकली क्या बनेगा इसका, ओम्स लॉ का, दैट V इज इक्वल टू I इंटू आर। V जो है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे ऊपर लिखा हुआ है, V अपॉन I इज इक्वल टू आर, ठीक है। और इस फॉर्मूले से हमें ये भी पता चलता है दैट जो रेशो है V अपॉन I की, मतलब वोल्टेज और करंट की जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना।
कांस्टेंट रहती है क्योंकि इधर देखो इज इक्वल टू में कांस्टेंट भी लिखा हुआ है, जो टर्म है वो भी कांस्टेंट ही है आर। जिसमें मैंने बताया था कि वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म में हमसे लिए। तो कांस्टेंट ये कब आएगी, हम कब लिख सकते हैं कि v अपॉन आई की रेशियो कांस्टेंट होगी, जब जिस डिग्री से वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होगी उसी डिग्री से अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ऊपर और वोल्टेज और करंट की दोनों की हमेशा कटिंग होती जाएगी एंड आपको हमेशा जो है एक ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये भी हम देखेंगे जब हम परफॉर्म करेंगे ना इस एक्सपेरिमेंट को, तो आप देखोगे कि क्योंकि हमने निकालना यही किया, हमने रेजिस्टेंस सीखना है कि कांस्टेंट आ रहा कि नहीं आ रहा, इन दोनों की जो रेशियो है वो कांस्टेंट आ रही कि नहीं आ रही, तो आप देखोगे कि आपकी वैल्यू एक्चुअल में जो है रेजिस्टेंस की वो कांस्टेंट ही आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे वोल्टेज अगर इंक्रीज करेगी वैसे वैसे ही करंट भी इंक्रीज करता जाएगा, जो कि उसको कांस्टेंट रखने में हेल्प करेगा रेजिस्टेंस को। ठीक है बेटा, तो ये तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास एंड नेक्स्ट हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, जब हम रीडिंग्स ले लेंगे उसके बाद ठीक है, और वो ग्राफ कैसे होगा, आपने जो एक्स एक्सिस है उसके अलॉन्ग आपने करंट लेना है और जो वाई एक्सिस होगी उसके अलॉन्ग आप वोल्टेज लेना। ठीक है, इस तरफ हो जाएगी, मैं बताऊंगी आपको कि आपने कैसे ग्राफ को ड्रॉ करना है, रीडिंग्स को कैसे लेना है, जो सभी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको देख सकते हो। तो करंट की वैल्यूज आप इस तरफ लोगे एंड वोल्टेज की वैल्यू इस तरफ, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो जहाँ पे भी वो आपके पास पॉइंट्स आएंगे ना, उन पॉइंट्स को आपने वहाँ पे लगाते जाना है एंड उसके बाद आप उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लोगे एंड आपके पास ऐसी ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, जब भी किसी भी ग्राफ की जो स्लोप है, ठीक है, या जो लाइन है वो इस तरह की बने ना, इट मीन्स वो कोई भी ग्राफ है, मतलब चाहे उसमें मतलब जैसे यहाँ पे करंट और वोल्टेज का रिलेशन हमें पता चलता है ना, करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बन रहा है, वो चाहे किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ है और उस ग्राफ की लाइन अगर ऐसे बीच में ऐसे बन रही है तो उसका मतलब होगा कि वो जो दो क्वांटिटीज है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये बनता ही तभी अगर ये जो एक्स एक्सिस वाली टर्म हो वो वाई एक्सिस वाली टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तभी होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ, प्रोसीजर पढ़ लेते हैं नेक्स्ट हमने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे करना है। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे दैट मटेरियल रिक्वायर्ड, या जिसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं, जो आपने कॉपी पे लिखना है आपने। ठीक है, तो हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स चाहिए हमें। ठीक है, वो पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक रजिस्टर चाहिए। ठीक है, एक रजिस्टर, ये रजिस्टर को आप कंडक्टर भी बोल सकते हो, बिकॉज हमें पता है कि कोई भी मटेरियल जो है वो उसमें थोड़ा सा तो रेजिस्टेंस होता ही होता है। कोई भी मटेरियल हमारे पास जो हम लैब्स में यूज करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल रेजिस्टेंस फ्री है, या हम जिसको बोलते हैं कि वो सुपर कंडक्टर है, हमारे पास भी लैब्स में ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, बट उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमें मिलता ही है। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, हम रजिस्टर ले रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस है उसका 5 ओम। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक एमीटर चाहिए। ठीक है, और वो जो एमीटर है उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, 0 से लेकर 3 एम्पेयर तक की वो करंट की वैल्यू हमें बताता हो। ठीक है, तो ये जो एमीटर है ये बड़ी रेंज वाला है, मतलब ये हमें एम्पेयर्स में करंट की वैल्यू बताएगा। ठीक है, कुछ एमीटर्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की वैल्यू भी हमें शो कर देते हैं, और उसमें जो करंट होता है वो होता है मिली एम्पेयर्स में। ठीक है, लैब्स में जो हमारे वहाँ पे कॉलेज में जो लैब है उसमें वहाँ का जो एमीटर पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे मिली एमीटर है। ठीक है, जो कि हमें करंट जो है मिली एम्पेयर में बताता है। ऐसे वोल्ट मीटर हमें चाहिए, थर्ड वोल्ट मीटर जो है वो कौन सी रेंज वाला चाहिए, 0 से लेकर 10 वोल्ट वाला चाहिए। एंड उसके बाद हमें स्मॉल ड्राई सेल्स चाहिए। ठीक है, या एक
सिंगल बैटरी भी चल सकती है इसके लिए, ठीक है। तो वो ड्राई सेल जो है वो उसमें से हर एक सेल जो है वो 1.5 वोल्ट का होना चाहिए, ठीक है। या वैसे हमारे पास वहाँ पे लैब में बैटरी ही है तो बैटरी से ही काम हो जाता है अगर सेल्स नहीं आपने अटैच किए। उसके बाद हमें चाहिए कनेक्टिंग वायर और उसके बाद चाहिए एक पीस ऑफ सैंड पेपर, ठीक है। सैंड पेपर क्यों चाहिए, कई बार क्या होता है जो कनेक्टिंग वायर होती है ना वो दूसरी वायर होती है तो उनके आगे एक बार कई बार कुछ लेयर सी आ जाती है तो वो कई बार करंट जो है वो अच्छे से उसमें से फ्लो नहीं हो पाता या ठीक से कनेक्शन नहीं हो पाता तो फिर उन वायर से पहले सैंड पेपर के साथ रब करके उनको साफ किया जाता है फिर देन कनेक्शन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है जहाँ हमें यहाँ पे जो परफॉर्म करना है, यहाँ जो मैं आपको सिमुलेटर पे भी दिखाऊंगी, इसमें ना कनेक्शन खुद से बनाने पड़ते हैं। मतलब हमें ये सारा सामान जो है, जो सारा अपरेटस है, ये अलग अलग से हमें चाहिए होता है। मतलब कि रजिस्टर चाहिए, एमीटर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, बैटरी चाहिए, ठीक है। अलग अलग से हमारे पास ये अवेलेबल होता है तो उसके बाद फिर हम कनेक्टिंग वायर्स लेते हैं और खुद कनेक्शन करते हैं वायर्स के साथ, ठीक है। और लेकिन जो हमारे लिए वहाँ पे लैब में जो अपरेटस पड़ा हुआ है ना वो ऑलरेडी एक इनबिल्ट अपरेटस है, मतलब एक बॉक्स टाइप होता है, दिखा दूंगी मैं आपको बाद में। तो उसमें क्या होता है दैट ऑलरेडी पहले से फिक्स्ड होता है, रजिस्टर भी, एमीटर भी, वोल्ट मीटर भी, ठीक है। और स्विच भी, मतलब सब कुछ पहले से ही लगा होता है उसके अंदर एंड कनेक्शन उसके अंदर से ही किए हुए होते हैं पहले से ऑलरेडी। हमें वहां से कोई कनेक्शन उसमें से नहीं करने, जस्ट हमें क्या करना होता है उसका जो स्विच है उसको बस उसमें बैटरी के साथ उसको कनेक्ट करना होता है, बस वायर होती है उसके साथ लगी हुई, उसको बस बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, स्विच ऑन करना है एंड एक्सपेरिमेंट हमारा हम अपना परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो रियोस्टैट भी है, जैसे मैंने आपको लास्ट भी उसमें दिखाया था वीडियो में कि रियोस्टैट के ऊपर एक नॉब होती है, उसको आप आगे करोगे पीछे करोगे तो उसके करने से आपका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा फुल फ्लैश जो है वो रियोस्टैट तो नहीं होता, वो अंदर ही मैंने बोला सब कुछ पहले से फिक्स होता है, सिर्फ उसकी ना नॉब दी हुई होती है ऊपर। नॉब कैसी होती है, जैसे आपका वो फैन का रेगुलेटर नहीं होता, जैसे फैन का रेगुलेटर है होता है तो उसको हम जैसे जैसे राइट हैंड साइड पर मूव करते जाते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाती है, वैसे ही हमारे पास ये वाला होता है। एक सेकेंड, ओके। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे नॉब लगी होती है उस ऑपरेटर के ऊपर, जस्ट हमने उसको मूव करना है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जैसे जैसे आप उसको धीरे धीरे मूव करोगे, रोटेट करोगे उसको, तो वैसे वैसे क्या होता है रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस है तो क्या होगा, वहाँ पे वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगी, करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट। तो वो मैं आपको प्रेक्टिस का बता रही थी जैसे हमारे लैब में। ओके, तो ये बेटा हमें सारे जो है ऑपरेटर्स चाहिए, या आपको ये सारे ऑपरेटर्स जो है ये पता होना चाहिए आपको। वाइवा में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कौन कौन से दैट ओहम्स लॉ जो है उसका ऑपरेटर बताओ, क्या क्या हम उसमें यूज करते हैं, क्या क्या लगा होता है उसमें, ठीक है। और अभी तो चलो लास्ट टाइम आपकी ऑनलाइन उसमें ही हुए हैं ऑनलाइन ही, तो नेक्स्ट अगर पता नहीं ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है जैसे भी है तो परफॉर्म करना पड़ेगा आपको वहाँ पे। तो फिर आपको लीस्ट काउंट भी पूछ सकते हैं कि एमीटर का या वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है। मैं कौन सा एमीटर यूज किया, मिली एम्पेयर वाला था या एम्पेयर वाला था, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ये आपको स्टेटस बताना चाहिए हर एक एक्सपेरिमेंट का, ओके। तो नेक्स्ट है यहाँ पे लिखेंगे यहाँ प्रिकॉशन दैट जब हमने कनेक्शंस बनाने हैं, यहाँ पे कनेक्शंस करने हैं वायर्स को यूज करके, तो कौन कौन से प्रिकॉशंस हमने लेने हैं। सबसे फर्स्ट लिखिए दैट जो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं वो सारे नीट एंड टाइट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी कनेक्शन जो है वो लूज हो तो फिर आप जैसे स्विच ऑफ ऑन करोगे तो करंट भी फ्लो करेगा फिर,
है ना, कहीं से भी कनेक्शन कहीं टूटा हुआ होगा तो सर्किट नहीं कंप्लीट होगा, वहाँ पे करंट का जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर आपका एक्सपेरिमेंट भी नहीं परफॉर्म होगा। चेक करना है अच्छे से स्टार्टिंग में ही कि आपने कनेक्शन जो है वो सारे ठीक तरह से बनाए हैं, ये डायग्राम देख के बनाए हैं आपने, और टाइटली उनको किया है अच्छे से अरेंज। और उसके बाद जो है वोल्ट मीटर एंड एमीटर जो है वो प्रॉपर रेंज की होनी चाहिए। प्रॉपर रेंज का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपका करंट जो है वो यहाँ पे ज़्यादा फ्लो हो रहा है, मतलब एम्पेयर्स में फ्लो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आपने यहाँ पे जो एमीटर है वो कौन सा कनेक्ट किया हुआ, मिली एम्पेयर वाला। तो मिली एम्पेयर वाला तो जो है उसकी रेंज कम होती है ना। मान लो यहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो है, एम्पेयर्स में भी उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो वो फिर मिली एम्पेयर वाला तो उसको बता ही नहीं पाएगा। तो ये जो दोनों के दोनों है वोल्ट मीटर या एमीटर, इन दोनों की जो रेंज है वो प्रॉपर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आपने रजिस्टर कौन सा लिया है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है द की शुड बी इंसर्टेड ओनली व्हाइल टेकिंग रीडिंग। जब आपने रीडिंग्स लेनी है तभी आपने की को ऑन करना है या स्विच को ऑन करना है। ये नहीं कि आप रीडिंग्स लेने के बाद रीडिंग्स नोट भी कर रहे हो या ड्यूरिंग दैट कुछ और कुछ कर रहे हो कि स्विच ऑन ही रहेगा आपका, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, रीडिंग नोट कर ली है आपने, साथ ही स्विच ऑफ कर दिया, बिकॉज इससे क्या होता है आपका ये जो अपरेटस है वो हीटअप हो जाता है, हीटअप होना शुरू हो जाता है। आपने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, 10th क्लास में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़े आपने। तो वो क्या बताता है टॉपिक कि जब भी किसी कंडक्टर में से कंटिन्यूसली मतलब काफी टाइम तक उसमें से करंट जो है अगर फ्लो होता रहेगा तो क्या होगा, वो हीटअप हो जाएगा, वो गर्म हो जाती है वो चीज। ठीक है, वो क्या था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था, और वो हीट जो है, जो हीट वहां पे जनरेट होती है वो क्या कर सकती है, उस अपरेटस को खराब कर सकती है। अगर ऐसे ज्यादा हीट जनरेट हो गई तो वो अपरेटस जो है वो बर्न आउट भी हो सकता है, तो हमें ऐसा नहीं करना। रीडिंग हमारी हमने नोट कर ली है, स्विच ऑन ऑफ कर देना चाहिए, दोबारा से लेनी है फिर से ऑन कर लो। ठीक है ना, ये नहीं है कि कंटिन्यूसली आप उसको ऑन रहने दोगे एकदम फिर आप हीट अप हो जाएगा आपका अपरेटर। ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस कुछ आपने यहाँ पे लेनी है। और उसके बाद अब हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं कि सर्किट डायग्राम क्या बताता है, मतलब कैसे कनेक्ट करना है आप इन सभी अपरेटर्स को या सभी डिवाइस को आपस में। तो ये ध्यान से अगर आप इसको देखो, ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट ये बैटरी है, ये एमीटर है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर है। तो इन सभी के साथ, तीनों के साथ अगर आप देखो तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन दिए हुए हैं आपको। ठीक है, बैटरी के साथ भी है, एमीटर के साथ भी है, और वोल्ट मीटर के साथ भी है। तो ये जो कनेक्शन बेटा आपने जब बनाने हैं ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए कनेक्शन के हैं। कोई भी अगर आपने गलत कर दिया, मतलब पॉजिटिव को कहीं नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा कनेक्शन है जो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें सर्किट डायग्राम में ये दिया हुआ है, बैटरी है या एमीटर है या वोल्टमीटर है, तो उन्हीं के सिंबल्स के अकॉर्डिंग आप इसको अटैच करोगे। जैसे कि सबसे फर्स्ट हम बैटरी से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बैटरी का पॉजिटिव आगे जाके किसके साथ कनेक्ट हुआ है, एमीटर के पॉजिटिव के साथ। ठीक है, ये एमीटर है, एमीटर का सिंबल जो है वो ई से हम इसको डिनोट करते हैं। बैटरी का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करोगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा, एमीटर की नेगेटिव की टर्न है, पॉजिटिव से कनेक्ट हो चुका है उसके साथ, है ना, तो एमीटर का नेगेटिव है वो आगे जाके किसके साथ कनेक्ट होगा, ये वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ। ठीक है, या जरूरी नहीं है कि आपने इस कनेक्शन की तरफ बढ़ना है, आप इसको सीधा रजिस्टर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से चलते हैं पहले। तो एमीटर की नेगेटिव को आपने एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट करना है। रजिस्टर कुछ भी हो सकता है, कोई वायर भी हो सकती है, कोई कुछ भी रॉड हो सकती है छोटी सी, कुछ भी। ठीक है, तो एंड रजिस्टर का पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता,
किसी भी साइड से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रजिस्टर का जो सेकंड एंड होगा, दूसरी साइड होगी, उसको आपने कनेक्ट करना है रियोस्टैट के साथ। ये रियोस्टैट का सिंबल होता है, ये वाला, ठीक है। रियोस्टैट एंड रजिस्टर जो है उसके सिंबल में देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। रजिस्टर का ये सिंपल ही होता है, ठीक है। रियोस्टैट का जो सिंबल होता है उसमें ये एरो ऐसे आके टच होता है साथ। तो ऐसे वाला जब भी आपको दिखे तो वो होगा हमेशा रियोस्टैट, ठीक है। एंड ये रियोस्टैट भी है, इसका भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होगा, रियोस्टैट का जो सेकंड एंड होगा उसको आपने की के साथ कनेक्ट करना है। की मतलब स्विच, स्विच के साथ। ऐसे ही फिर स्विच का जो दूसरा एंड होगा वो कहाँ पे कनेक्ट होगा, बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो इतना हमारा जो है ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है इसमें, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अब वोल्ट मीटर भी अटैच करना हो या नहीं, अभी बिकॉज मैंने एमीटर से रजिस्टर को अटैच कर दिया था। तो वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा रजिस्टर के पैरेलल में आता है, ठीक है। वोल्ट मीटर हमेशा किसी भी कहीं भी आप इसको अटैच करो तो आप इसको रजिस्टर के पैरेलल में लगाओ। ये पैरेलल में ही रखता है किसी भी सर्किट में। तो ये रहा रजिस्टर और इसके पैरेलल में आपने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। लेकिन साथ ही आपने क्या ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर, क्योंकि ये कनेक्शन जो है आपने यहाँ से कनेक्ट किया है, ये कनेक्शन एमीटर के साथ भी कनेक्ट हो रहा है ना। तो आपने ये भी देखना है कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव को भी ध्यान रखना है। यहाँ पे वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एमीटर के नेगेटिव के साथ ऐसे कनेक्ट होता है, एंड इसका जो नेगेटिव है वो रियोस्टैट के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है बेटा। तो अभी आपका ये जो है सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्लियर है ये? यस और नो? बोलो बेटा, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो मैम। ओके बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डायग्राम हमारा हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया, तो इसके जैसे ये बना हुआ है ना, इसको देखते हुए ही हमने हमारा कनेक्शन जो है वो बनाने होते हैं, कनेक्शन जो है वो कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। कुछ भी जो है इसकी ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं पर भी कुछ कनेक्ट कर लो तो वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल जैसे यहाँ पे है वैसे ही आपको करना है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि परफॉर्म कैसे करना है हमने इसको, तो परफॉर्म आप कैसे करोगे, आपने जीरो साइड से रजिस्टर को चेंज करना है, ठीक है। तो आप देखोगे आपने स्विच ऑन करना है यहाँ से, ठीक है। स्विच ऑन करोगे और उसके बाद आपको कुछ वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी एंड कुछ एमीटर की वैल्यू मिलेगी, मतलब करंट की वैल्यू आपको मिलेगी। फिर आपने इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा डिक्रीज करोगे आप देखोगे साथ ही वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फिर जैसे आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज करोगे और थोड़ा सा, फिर आप देखोगे वोल्टेज और एमीटर की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप जैसे जैसे रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते जाओगे आपका जो वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है बेटा। वो अभी हम देख लेते हैं। तो ये कुछ आपके पास वो दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। ऑलरेडी रीडिंग्स दी हुई हैं आपको, तो हम सिमुलेटर पे देखेंगे कि आपके पास क्या रीडिंग्स आ रही है एंड वही आप नोट कर लेना वहाँ से, ठीक है। ये उन्होंने पहले से ही हमें ऑब्जर्वेशन टेबल एक प्रोवाइड किया हुआ है समझाने के लिए कि हमने उसको लिखना कैसे ऑब्जर्वेशन टेबल को एंड ग्राफ उसके बाद कैसे बनाना। तो ये रहा वोल्टेज का और इस तरह का करंट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट रीडिंग देखो कैसे आ रही है, अगर वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो आ रहा है,
मैंने आपको पहले ही बताया था कि वोल्टेज अगर होगी तो ही करंट आएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है ना, अगर वोल्टेज ही नहीं होगी तो करंट भी नहीं होगा हमारे पास। तो वोल्टेज अगर 0 है तो करंट भी 0 आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्या आ रही है वोल्टेज की वैल्यू 2 वोल्ट। उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली करंट की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5 एम्पियर। मतलब अब वोल्टेज की वैल्यू है आपके पास कितना कुछ, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अब करंट भी आएगा, क्योंकि करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के ऊपर, है ना। तो करंट वोल्टेज होगी तो करंट की वैल्यू भी आपके पास आएगी। उसके बाद फिर से हमने वोल्टेज देख रहे हैं इंक्रीज हो रही है, 2 से 4 हो रहा है। ठीक है, और इधर करंट भी जो है वो इंक्रीज हो गया, पहले 0.5 था अब 1 हो गया। उसके बाद फिर से देखो वोल्टेज की वैल्यू अब 6 हो गई है, इधर करंट की वैल्यू कितनी हो गई है 1.5। फिर से वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कितनी 8, एंड इधर हो रही है 2। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को देखो अच्छे से, वोल्टेज की भी और करंट की भी, तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे आप, लाइक वोल्टेज को देखो हम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे पहले 0 था, फिर 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, 12, है ना। ऐसे मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है इस तरह हर वैल्यू में। अब साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि करंट भी इंक्रीज कर रहा है हर वैल्यू के साथ, वोल्टेज की हर वैल्यू के साथ करंट भी इंक्रीज कर रहा है। अब करंट का भी जो इंक्रीज करने का जो पैटर्न है वो भी क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न ही है। मतलब पहले 0 थी वैल्यू, फिर 0.5 आई, फिर 1 आई, फिर 1.5 हो रही है, फिर 2 हो रही है। कितने का डिफरेंस आ रहा है हर वैल्यू में, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है हर वैल्यू में, है ना। मतलब करंट जो है वो हर बार कैसे इंक्रीज हो रहा है 0.5 हर बार 0.5 प्लस हो रहा है, क्यों जा रहा है नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट रीडिंग में, हर रीडिंग में। तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन से वो हर बार खुद को इंक्रीज कर रहा है करंट। ऐसे वोल्टेज भी ऐसे ही हो रही है, वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही हर बार खुद को इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है दैट ऑब्वियस है कि जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, वोल्टेज को करंट के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हम आपके पास जो आंसर आएगा वो हर बार सेम आएगा। मतलब जैसे ऊपर क्या था ना, ये लास्ट पिछले में थ्योरी में ये रेशियो हमने डिस्कस की थी, तो v अपॉन आई जो है, ये जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है ना। तो तभी मैंने बोला था कि ये कांस्टेंट कब आएगी, जब ये जो करंट है वो खुद को इंक्रीज करता जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंगली वोल्टेज के साथ साथ। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे करंट अगर इंक्रीज होता जाएगा तो आपके पास जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ सकती है। तो अब यहाँ पे अगर मैं रीडिंग्स को देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप इनको डिवाइड करोगी 2/0.5 करोगे, या 4/1 करोगे, या 6/1.5 करोगे, तो आपके पास हर बार आंसर सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ही हमारा ये प्रूव हो जाता है दैट ओहम्स लॉ ठीक है। मतलब हाँ, हमने उसको अब वेरीफाई भी करके देख लिया है दैट हाँ सही कहा उन्होंने, दैट जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होती है वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होता रहता है। अब यहाँ पे उन्होंने इन्हीं रीडिंग को लेके ग्राफ भी बनाया है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम ले रहे हैं वोल्टेज, एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम ले रहे हैं करंट। ठीक है, एंड यहाँ पे हम वोल्टेज की वैल्यूज ले रहे हैं, ये देखिए 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये वाली वैल्यू ले रही। ठीक है, वही वाली है सारी। ऐसे ही करंट की वैल्यूज कौन सी ले रहे हैं, वाई है हमारे पास, वही लेंगे उसके अकॉर्डिंग 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, ये हो गया। ठीक है, एंड जब आप इनके कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे डॉट्स लगाओगे, तो वो डॉट्स को जब आप लास्ट में जब ज्वाइन करोगे आप, ठीक है, तो आपके पास ऐसी ही एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको क्या बताएगी, दैट जो ग्राफ है वो लीनियर है,
एंड इसमें जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा वोल्टेज। जैसे जैसे ये वोल्टेज इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे जो है करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, तभी आपके पास ऐसे वाला ग्राफ बनता है। ठीक है, तो अब बताओ समझ लग गई? अभी किलोमीटर में देखते हैं हम ये कैसे रीडिंग आएंगी हमारी। ले लो। तो ये है आपके पास बेटा सिमुलेटर है, इसमें हम करके देखेंगे कैसे कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन से ऑलरेडी वहाँ यहाँ पे हुए पड़े हैं अकॉर्डिंग टू जो पीछे हमने डायग्राम देखा था ना सर्किट डायग्राम, उसके अकॉर्डिंग। तो हमने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, स्विच को ही ऑन करना है और स्विच ऑन करके बस यहाँ से रियोस्टेट से हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। ठीक है, और देन हमारे पास रीडिंग्स जो है वो आ जाएंगे। एक मिनट को। तो ये देखो इसमें डायग्राम में आपके पास क्या है, सबसे फर्स्ट एक रियोस्टेट है, रियोस्टेट अटैच किया हुआ है यहाँ पे हमने। एंड रियोस्टेट के साथ की है और उसके बाद बैटरी के साथ कनेक्शन किया हुआ हमने।